भारत में वर्तमान सरकार को, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसे टक्कर देने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए अपोजिशन की 26 पार्टियों ने एक होकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। ये इंडिया नामक गठबंधन देश के नाम से बनाया गया गठबंधन है, जिसके ऊपर संभवतया जिन्हें ऐतराज होगा वो अपना नाम भारत रखकर अपनी चुनौती, अपना जो वर्चस्व है या फिर जो अपना जज्बात है वो व्यक्त कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इंडिया वर्सेस भारत की बात तो होनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया जाना तय किया गया है, उसमें किसके पास क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं, नहीं भी हैं तो भविष्य किस प्रकार से आगे करवट लेने वाला है। सारी बातें आज के सेशन में चर्चा में लेकर आएंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। साथियों, आपको याद होगा हमने जून के आखिरी सप्ताह में एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि बीजेपी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए थे। हालांकि बाद में करेक्शन होकर इसमें पता चला कि 16 विपक्षी दल एक हुए थे। पटना के अंदर मीटिंग हुई थी। तो बीजेपी को, यानी वर्तमान में जो एनडीए का शासन है केंद्र में, उसे चैलेंज देने के लिए 2024 के चुनाव में अपोजिशन पार्टी एकजुट होना शुरू की थी। और हमने इसमें पूरा विश्लेषण किया था कि यह एकजुट होना कितना कारगर हो सकता है, किस किस लेवल पर चैलेंज कर सकता है। आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने अपने दूसरे प्लेटफॉर्म अपनी पाठशाला पर इसे किया था, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो इमेज बनकर के आ रही है कि मोदी के पीछे खड़ी हुई एनडीए और विपक्ष किसके पीछे खड़ा है, बस यही लड़ाई अब बची है। नीतीश कुमार, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया था, उनके पीछे, क्योंकि पटना की मीटिंग में नीतीश कुमार ही फ्रंट फेस थे सबको एक टेबल पर बिठाने के। लेकिन जो अभी बैठक हुई है जहां पर इंडिया नाम डिसाइड किया गया है, वो बैठक बेंगलुरु में हुई। लेकिन उस बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। जहां पर राहुल गांधी जी को आप सेकंड नंबर पर देख रहे हैं, बेंगलुरु की बैठक में ये निकलकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए। कांग्रेस की सोनिया गांधी, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ड्राइविंग सीट पर हैं। यही कारण है कि इंडिया नामक बने हुए गठबंधन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही प्रेस ब्रीफिंग को छोड़कर पटना चले गए। शायद आप याद कर रहे हो उस दौर को जब अरविंद केजरीवाल पटना की मीटिंग से लौटकर चले आए थे, यह कहते हुए कि अगर मेरे मुद्दे पर ये सब लोग एक साथ नहीं आए तो मैं इन लोगों का साथ नहीं दूंगा। ठीक उसी प्रकार से ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, ये हट गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो वो भाई कौन होगा, इसका डिसीजन ना हो पाने पर समझने में और न्यूज में सुर्खियां चल रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज होकर पटना चले गए। खैर, अभी तक ये देखने लायक होगा कि किस प्रकार से ये सभी लोग जाकर इलेक्शन में पहुंचते हैं। लेकिन अपोजिशन की पार्टीज कौन सी पार्टीज आकर मिल रही हैं, क्या वाकई में सभी पार्टियां जो अपोजिशन में वो एकजुट हो चुकी हैं या फिर कोई पार्टी बची है, सारी बातें करते हैं। सुर्खियों को देखें। टैगलाइन है, जीतेगा भारत, अपोजिशन अलायंस इंडिया पिक्स इंडिया विल विन, टैगलाइन टू टेक ऑन बीजेपी इन 2024 इलेक्शन। साथियों, यहां गजब का माहौल बनता जा रहा है। अपोजिशन ने अपने ग्रुप का नाम ही इंडिया रख लिया है। बाय द वे, जब हम इंडिया की चर्चा करें तो अब यहां से आगे बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए इंडिया को चीयर करना। संभवतया आप में से कोई व्यक्ति भारत का मैच किसी अन्य देश के साथ वर्ल्ड कप में देख रहा हो और उस समय आपका मन करे चीयर करने का इंडिया का, तो इंडिया का जैसे ही आप चीयर करने का मन करने लगे तो क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी गठबंधन का चुनाव प्रचार होगा, बड़ा प्रश्न है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए दुर्भाग्यवश इंडिया कोई मैच हार जाता है, तो क्या अगले दिन सुर्खियां ये बनेंगी कि इंडिया मैच हारा या इंडिया हारा। ये बड़ा ही संयोग बनता जा रहा है और इस संयोग को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति अब आने वाले समय पर देखी जाएगी कि क्या वाकई में किसी पॉलिटिकल अलायंस का नाम इंडिया रखा जा सकता है, क्योंकि यह आने वाले समय में बड़ा बहुत ही अलग प्रकार की सिचुएशन बनेगी। यदि आप में से कोई साथी ऐसा हो जो एनडीए का समर्थक हो और इन पार्टियों का जो एसोसिएशन है इनका विरोधी हो, तो वो क्या इंडिया विरोधी कहलाएगा? और अगर वो इंडिया विरोधी है तो क्या उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वाकया है। इंटरेस्टिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में संभवतया इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर याचिकाएं दायर की जाएंगी, क्योंकि आपका देश के प्रति प्रेम, उस देश के प्रति प्रेम का मतलब आप क्या किसी पार्टी के प्रति प्रेम दिखा पाएंगे अथवा नहीं,
ये आपके लिए बहुत ही अजब स्थिति पैदा करने वाला है। जरा विचार करिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए आप एक थप्पड़ खाएंगे या दो थप्पड़ खाएंगे, सुनने में बड़ा अचरज लगता है, लेकिन आंसर देना अगर कंपलसरी कर दिया जाए तो फाइनली पिटाई तो आप ही की होनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप इंडिया के पक्ष में हैं या इंडिया के विपक्ष में हैं, बुराई तो आप ही की होनी है, क्योंकि इंडिया के पक्ष में है तो आप राजनीतिक गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, इंडिया के विपक्ष में हैं तो आप देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? आपको तो इंडिया के साथ होना चाहिए। ये जो संयोग बनता जा रहा है, संभवतया जो एसोसिएशन बना है, इसे बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं और इन्हीं चैलेंजेस को लेकर हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना इंटरफेयर करे। ठीक है, चलिए, तो जो वो है ना, क्या बोलते हैं, मेरा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम, हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम, यदि ऐसा है तो बताओ पागल कौन, वो वाली स्थिति यहां पर पैदा हो जाएगी। हम चर्चा करेंगे यहां पर इंडिया वर्सेस, अब एनडीए की चर्चा कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस भारत की चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, हाल ही में 17 और 18 जुलाई को अपोजिशन की 26 पार्टीज ने, पटना के अंदर 16 पार्टी एक हुई थी, यहां पर 26 पार्टी एक साथ आकर के अपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड वी स्टैंड नाम से इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और यहां पर मीटिंग के अंदर, क्योंकि कर्नाटक में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ने सभी राजनीतिक पार्टियों को होस्ट किया और इस होस्ट को अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी जगह दी। आप यहां पर जर्मनी के DW को देख सकते हैं, अल जजीरा को देख सकते हैं, जिन्होंने इस न्यूज को कवर किया कि इंडिया के अंदर मोदी को काउंटर करने के लिए अपोजिशन पार्टीज, एक लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए विस्तार से इस घटना पर आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल के लिए 26 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जैसे कई नेता यहां पर पहुंचे थे। आपको याद होगा लास्ट मीटिंग जब पटना में हुई थी, तब पटना की मीटिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल लास्ट के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर होकर बाहर हो लिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था कि दिल्ली के अंदर जो सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है, उसके खिलाफ अगर संसद में कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं करेगी तो हम इस मीटिंग का बॉयकॉट करेंगे। वो वहां से उठकर चले गए थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का समर्थन जैसे ही केजरीवाल को मिला कि मानसून सत्र में हम केजरीवाल का साथ देंगे अध्यादेश के विरोध में संसद के अंदर, केजरीवाल ने खड़गे साहब को धन्यवाद बोलते हुए इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। आप यहां पर केजरीवाल साहब को जाते हुए देख सकते हैं, साथ में और नेताओं को भी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन्हें बेंगलुरु के अंदर जहां यह बैठक आयोजित की गई थी वहां पर जाते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। पूरे कर्नाटक में, पूरे बेंगलुरु में यहां पर इस प्रकार के होर्डिंग्स लगे थे, अलग अलग पार्टियों के नेता के पोस्टर लगे थे उनके वेलकम के अंदाज में कि आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड वे स्टैंड नाम से बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर यह मीटिंग बुलाई गई। सभी तरफ पोस्टर्स, जो बड़े नेता यहां पर शामिल हो रहे थे उनकी सबकी तस्वीरें यहां पर लगाई गई थी और तस्वीरों के साथ साथ अंदर का दृश्य कैसा था वो यहां पर दर्शाया गया। मुलायम सिंह यादव जी के जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव जी, सभी लोग बड़े नेता यहां पर आपको, अपोजिशन के नेता यहां पर दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो मतलब मैसेज दिया गया वो ये दिया गया कि 26 दलों की एक साथ बैठक है और विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। इंडिया का मतलब निकाला गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये कहकर के इसका फुल फॉर्म डिसाइड किया गया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा कहा गया कि यहां पर आगे से समन्वय करके जल्दी ही एक कार्यालय बनाया जाएगा, यानी ये जितनी भी पार्टीज एक साथ आई हैं इनमें से मिलकर के सभी में से कोऑर्डिनेटर्स लिए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स लेकर के एक कंबाइंड ऑफिस बनाया जाएगा और वहां से आगे की रणनीति मुंबई की जो बैठक होगी वहां पर डिसाइड की जाएगी। इन्होंने कहा पहले की मीटिंग में जहां हमारे 16 पार्टियां मौजूद थी, आज 26 पार्टियां मौजूद हैं और यह दर्शाता है कि हम कितने अच्छे से यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन इसी समय पर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा, यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन है उसके द्वारा 36 पार्टियों की एक साथ बैठक आयोजित करके अपने आप को एक बड़ा अलायंस दिखाने का भी प्रयास किया गया। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा दिया गया ट्वीट भी आपको विजिबल हो रहा है। कांग्रेस ने इंडिया की डेफिनेशन दी कि इट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और कई जगह पर अलग अलग नेताओं के द्वारा चक दे इंडिया जैसे ट्वीट सभी जगह किए गए। आप यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा या एमके स्टालिन, इन सभी के द्वारा इंडिया को प्रमोट करते हुए देख सकते हैं। यहां पर कहा गया कि हम लोग आगे चलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से, जिसमें 11 लोगों के नाम तय किए जाएंगे, उन सबको साथ लेकर के आगे चुनाव लड़ने जाएंगे। देश के अंदर दलित, हिंदू, मुस्लिम, इन सभी की जिंदगी को खतरे में इस बीजेपी ने डाल दिया है। इनसे निपटने के लिए हम सब लोग एक होकर के चले आ रहे हैं। 8 नए दल जो इस पार्टी के अंदर शामिल हुए, उन दलों के अंदर मरुमलाची द्रविड़ मुत्रेण कड़गम,
कोंगू देशा मक्कल काची, विदुथलाई चिरुथगल काची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस मणिपुर ने भी हामी भरी है। और यहां पर 2014 के अंदर जो केडीएमके और एमडीएमके बीजेपी के सपोर्टर रही थी, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल हुई। कांग्रेस ने बेंगलुरु के अंदर जो ये पार्टी आयोजित की थी, इस पार्टी के अंदर से एक बात और निकलकर आई, और वो ये थी कि कांग्रेस संभवतः आने वाले समय पर 370 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। अगर ये सच है तो कांग्रेस द्वारा अब तक पूरे देश में जितनी सीटों पर, क्योंकि 543 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा यह संभवतः मानी जाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। लेकिन इसी के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह निकल कर आती है कि यह मीटिंग पूरी तरह से होस्ट की थी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने होस्ट की थी तो और पार्टियां जिन्होंने मेहनत करके इस अलायंस को एकजुट करने का प्रयास किया था, उनको क्या योगदान मिलने वाला है। क्योंकि 543 सीटों में से अगर 370 अकेली कांग्रेस चुनाव पर लेकर चली गई तो बाकी पार्टियां गौण हो जाएंगी, यानी बाकी पार्टियां यहां पर हाशिए पर चली जाएंगी। फिलहाल के लिए वर्तमान में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, उनका कितना कितना वोट शेयर है वो हमने आपके साथ साझा किया है। ये इंडिया शब्द अल्टीमेटली किसका देन था या किसके दिमाग की उपज थी? तो जवाब निकल कर आया कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इस शब्द का नाम बताया। चूंकि इंडिया शब्द एक अंग्रेजी मानसिकता का है, ऐसी मानसिकता को दिखाते हुए, कॉलोनियल सुप्रीमेसी को दिखाते हुए अपोजिशन के विरोध में सत्ता पार्टी विरोध कर सकती है, इसलिए यहां पर एक टैगलाइन डाली गई जिसका अर्थ था जीतेगा भारत। तो इंडिया एसोसिएशन का नाम हुआ और जो वचन दिया गया वो रखा गया, टैगलाइन दी गई जीतेगा भारत। इससे भारत और इंडिया दोनों ही एक साथ संतुष्ट हो गए। इसी बीच में न्यूज निकल कर आती है कि जब इसकी ब्रीफिंग होने वाली थी तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने इस ज्वाइंट अपोजिशन की प्रेस ब्रीफिंग को, जैसे लास्ट टाइम केजरीवाल छोड़कर चले गए थे, ऐसे ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही छोड़कर के प्रेस ब्रीफिंग को बेंगलुरु से छोड़कर निकल लिए, जब सभी लोग बैठ करके चुनाव का आगे का नजरिया बता रहे थे। इस बात के ऊपर बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से जो प्रमुख नाम रहते हैं, सुशील मोदी, उन्होंने इस विषय पर चस्कारा लेते हुए कहा कि चूंकि नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष भी यह सोचकर संतुष्ट नहीं है कि यह व्यक्ति भविष्य में किसके साथ रहेगा, शायद इसी कारण से संयोजक में इन्हें नहीं लिया गया, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। ऐसी बात क्या है? असल में नीतीश कुमार का बहुत ही डुलमुल रवैया हमेशा से रहा है। वो पहले बीजेपी के अंदर या एनडीए के अलायंस में रहे हैं, एनडीए के काल में वो मंत्री रहे हैं, इवन बीजेपी के सहयोग से वो बिहार के अंदर सत्ता चला चुके हैं, लेकिन वो मर्जी के मालिक हैं। जब उनका मन करता है वो दूसरी पार्टी के साथ भी गठबंधन बना करके सत्ता में चले जाते हैं। नीतीश कुमार के द्वारा पहले भी जब मोदी चुनाव में उतर रहे थे, उस समय भी ये बहुत ज्यादा मंशा जाहिर की गई थी कि वो अपने आप में एक बड़ा फेस बनकर निकले। जब मोदी चुनाव में उतर रहे थे तब नीतीश कुमार ने भी अपने आप का काफी नाम प्रमोट किया था। इनकी जो मंशा है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंशा इनकी पीएम बनने की है, लेकिन इनका पार्टी स्विच करके किसी के साथ भी चले जाना इन्हें ट्रस्टवर्दी नहीं बनाती। इसकी जगह लालू प्रसाद यादव कितने भी बुरे दौर में रहे हों, वो कभी भी एनडीए का समर्थन करने नहीं आए। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव का चेहरा ज्यादा कद्दावर माना जाता है, तभी तो टारगेट करते हुए नीतीश कुमार को बेंगलुरु में पोस्टर लगाए गए और टारगेट करके पोस्टर डलाए गए, द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। इस प्रकार से ये सुर्खी डलाई गई, जिसमें ये कहा गया कि भाई साहब ये अस्थिर पीएम प्रत्याशी है जिसके राज में जो पुल है वो भी 2 बार टूट जाता हो। इसे लेकर के अपोजिशन भी टेंशन में है कि ये व्यक्ति अगर पता चले कि इसे चेहरा दे दिया, कल को फिर नाराज होकर किसी और पार्टी में चला गया, इसलिए इसे साथ ना लिया जाए। इस आधार पर बीजेपी इन्हें टारगेट कर रही है। सुल्तानगंज पुल की तुलना नीतीश कुमार से की गई, जिसके अंतर्गत सुल्तानगंज पुल बनते बनते 2 बार टूट चुका है, तो उसी आधार पर इनकी भी तुलना वहां पर कर दी गई। हालांकि इस बात पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह पत्रकारों को मना करते हुए कहा कि नहीं, हम सभी लोग एक साथ हैं, मैं पहले आ गया, इससे कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। यह तो हुआ साहब इंडिया की बैठक की जानकारी। अब इस बीच में एक जानकारी और निकल कर आती है, और वो क्या है? आसाम से एक नेता आते हैं हेमंत विश्व शर्मा, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने बायोडेटा के नीचे से इंडिया नाम हटाकर भारत रख दिया, जिससे एक अलग मजेदार चीज बनकर आ गई और एक अजब उनकी किरकिरी भी हुई, लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। असम के सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, जिन्होंने ट्विटर पर इंडिया हटाकर भारत शब्द लिख दिया। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। शर्मा ने अपने ट्वीट के अंदर, हमारा संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द है, अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था, इसलिए
इन्होंने अपने नाम के आगे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम कॉमा इंडिया से हटाकर भारत रख दिया। हालांकि ट्रोलर्स ने फिर इनके आनंद ले लिए। आनंद इस बात के कि सर जो आपकी लोकेशन दिखा रही है वो गुवाहाटी कॉमा इंडिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देश के संविधान में प्रियम्बल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, प्रस्तावना ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया देश का नाम स्वीकार है, इंडिया दैट इज भारत, ये तो प्रियम्बल की पहली पंक्ति है। आप इसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? क्या आप इंडिया को डिनाई कर रहे हैं? मैंने शुरुआत में आपसे यही कहा कि जब यह सवाल बनता है कि इंडिया नाम रखा जाना कितना सही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है कि भविष्य में क्या वाकई में इस अलायंस का नाम इंडिया रखा जा सकेगा, क्योंकि यहां से एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के नाम को हम देश के नाम पर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इससे देश प्रेम की भावना पर असर पड़ेगा। हो सकता है आप में से कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर यह स्टेटस डाल दे कि आई अपोज इंडिया, मैं इंडिया का विरोधी हूं। अब इंडिया का विरोधी हूं अगर आपने ये अलाइनमेंट डाल दिया, ये स्टेटमेंट डाल दिया, पता चले दूसरे दिन आपको सिक्योरिटी फोर्सेस आए और आपको उठा करके कि आप देशद्रोह के जिम्मेदार हैं, चलिए आपको अंदर डाल दिया जाएगा, चलिए आपके ऊपर एनएसए लगा देते हैं क्योंकि आपने कहा इंडिया। पता चले कल को आप में से कोई ये नारा लगाता हुआ दिखाई दे जाए, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, जिस बात के ऊपर जेएनयू के अंदर नारेबाजी हुई थी और नारेबाजी के आधार पर बहुत सारी वहां पर मतलब छात्रों के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी वो आप सबने देखी थी। लेकिन आप तो ये कहने लगेंगे कि मैंने इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, मैंने तो गठबंधन के टुकड़े होने की बात की थी, देश के टुकड़े होने की बात थोड़ी की थी। तो आगे से जो सरकाजम भी है उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी और इससे वाकई में हो सकता है कि यह प्रस्ताव जो लाया गया ये बहुत कम समय में बहुत कम विचार के साथ लाया गया प्रस्ताव हो। ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, हो सकता होने वाला है। हालांकि भावनाओं में बहकर हेमंत विश्व शर्मा ने जो काम किया, इनको खूब ट्रोल किया गया। ट्रोल जयराम रमेश ने किया, क्यों? क्योंकि असल में मोदी जी ने खुद ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ना जाने कितने सारे नाम इंडिया नाम से शुरू किए हुए हैं। इवन जीतेगा इंडिया नाम से इन्होंने कैंपेन खुद ने चलाया हुआ है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बना कि मोदी जी खुद क्या कांग्रेस के प्रचारक हो गए हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। तो वोट फॉर इंडिया मोदी जी का बहुत पुराना भाषण है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह निकला कि इंडिया का ऑब्जेक्शन करना, लोगों ने इस बात के ऊपर बहुत ही मजे लिए और लोगों ने हेमंत बिस्व शर्मा को टैग करके दिखाया कि ना तो आपके नाम के नीचे से इंडिया हटाया जा सकता है, ना प्रियम्बल के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से इंडिया हटाया जा सकता है। ये सब चीजें अपने आप में बड़ी निकल कर आई। अच्छा, इसके अपोजिशन में बीजेपी ने या एनडीए ने क्या किया? उन्होंने 38 एनडीए की पार्टियों को एक साथ बुलाकर उनकी बैठक बुला दी और उन्होंने कहा हमारे 25 साल हो गए गठबंधन को एक साथ लाए हुए। इस बात की शुरुआत उन्होंने कहा कि 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा एनडीए नामक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से गठबंधन बनाया गया था, हम उसी की तर्ज पर हमारी बैठक कर रहे हैं। इसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के जो बैठक के अंदर ग्रुप इकट्ठे हुए उनके साथ तस्वीरें साझा कर दी। उन्होंने कहा कि हमारा जो एनडीए है उसमें न्यू इंडिया, और डी का मतलब है डेवलप्ड नेशन और ए का अर्थ है एस्पिरेशन, यानी लोगों की आकांक्षा है। हम एनडीए वाले हैं, तो एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है क्या? इस प्रकार से यहां पर एनडीए की व्याख्या दी गई, जैसे वहां पर इंडिया की व्याख्या दी गई, यहां पर एनडीए की व्याख्या दी गई। अब राजनीति है, चुनाव प्रचार है, होने वाली। अब बड़ा सवाल यह है कि यहां पर 4 पार्टियां जो हैं वो बिहार से भाजपा के अंदर जुड़ी थी, जिसमें कि चिराग पासवान भी थे, जीताराम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे और इसके अलावा इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी भाजपा के अंदर यहां पर शामिल हुए थे। एनडीए के अंदर कुल 38 दल शामिल हुए और यहां पर उनके बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी बैठक की सारी जानकारी दी गई, क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। वो कंटेंट हम डाल देंगे, आप वो देख सकते हैं। यानी अब कुल मिलाकर आने वाले समय में क्या एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है? किसका पलड़ा भारी होगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये तो आने वाला वोट समीकरण बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो विपक्ष में जहां 26 दल इकट्ठे करके दिखाए, एनडीए में जहां 36 दल दिखाए, उनमें से जो विपक्ष के पास जो पार्टी के लोग हैं उनके पास सांसद अभी केवल 150 हैं। वहीं बीजेपी के पास जो एनडीए है इसके पास 350 से ज्यादा सांसद हैं। एनडीए के अंदर राज्यसभा में 105, लोकसभा में 332, वहीं लोकसभा में इनके पास 141 और राज्यसभा में 93 हैं। हालांकि आने वाले समय पर जब समीकरण बदलेंगे तो सारी पार्टियां अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं तो हर पार्टी दूसरी पार्टी को अन्य राज्य के अंदर सहायता देगी। ये इतना आसान राह होने वाला नहीं है, विशेष रूप से तब जब बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद अपना राजनीतिक ग्राउंड तैयार किया हो और वो सेक्रीफाइस के नाम पर अपनी सीट छोड़ दें। उदाहरण के लिए होगा, ये देखने लायक होगा और इसके अंदर जो चुनौतियां हैं
वो समझने लायक होंगी। खैर फिलहाल के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। इसके साथ साथ कई पार्टी ऐसी भी हैं जो कि किसी के साथ में नहीं आई, जैसे आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने कोई स्टेटस नहीं डाला, कर्नाटक की जनता दल ने कोई स्टेटस नहीं डाला, यूपी की बसपा के द्वारा भी कोई स्टेटस नहीं डाला गया, पंजाब की जो अकाली दल है, तेलंगाना है, उसके द्वारा भी कोई स्टेटस नहीं डाला गया। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय यह बताएगा कि ये लोग किसके साथ बैठेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। साथियों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का नाम इंडिया होना चाहिए? केवल मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप इंडिया विरोधी हैं या इंडिया समर्थक हैं। इस आधार पर आपके जीवन